हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के जो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसका लेक्चर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, के पहले हमने रासायनिक जो मतलब केमिस्ट्री है उसके बेसिक्स को देखा था। ठीक है, तो जो भी बच्चे केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं तो पहले वो वीडियो एक बार जरूर देखें। ठीक है, केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री को बेसिक्स को समझने के लिए एक बार वो वीडियो आपको देखना बहुत ही क्या है जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो आज पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम परिवर्तन को देखेंगे। ठीक है, परिवर्तन कितने तरह का होता है। उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को देखेंगे, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण एवं इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले हम क्या देख लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले या रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को पढ़ने से पहले हम अगर अपने दैनिक जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में, ठीक है, जब दूध को ऐसे ही कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने। उसके बाद दूध से दही का बनना, वो भी आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हमारे शरीर में भोजन का पचना के अलावा जब हम किसी लोहे को नम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, और जैसे फलों का पकना हुआ, तो ये सभी किस चीज के कारण होता है, इनमें क्या होता है, ये कारण ये सभी किस वजह से होता है, तो उसे ये सभी जो ये होने का कारण है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंजेस। इन सबों में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इन सभी चीजों में, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। अब सर ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये फिर ये समझ में नहीं आया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का तो हम जान ही लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है सबसे पहले। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले, इसको रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम पहले परिवर्तन देख लेते हैं कि परिवर्तन ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बस यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि परिवर्तन होता क्या है। देखो, जो परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन का बात करें, परिवर्तन ये दो तरह का होता है। परिवर्तन कितने तरह का होता है, परिवर्तन दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसको? परिवर्तन दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, देखो, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको अगर हम आसानी से समझना चाहें तो उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में अगर हम उदाहरण लें, भौतिक परिवर्तन में हम उदाहरण लेते हैं किसका, बर्फ का पिघलना। बर्फ का क्या पिघलना, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ का पिघलना इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो, भौतिक परिवर्तन इसको अगर डिफाइन करना हो ना, इसको अगर परिभाषित करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें हम किसी भी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब कोई पदार्थ है, वो जिस अवस्था में है उसको हम दोबारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। जैसे ये बर्फ है, ठीक है, बर्फ का पिघलना एक उदाहरण लिया हम। देखो क्या है, ये बर्फ है, ठीक है, इसको अगर हम टेम्परेचर देंगे, इसको जब मतलब थोड़ा आग के करीब ले जाएंगे, इसको अगर हम गर्मी में रखें तो ये क्या द्रव में बदलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये अगर बर्फ की बात करें, बर्फ क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, तो बर्फ को अगर हम टेम्परेचर दें, उसको थोड़ा गर्म करें
तो वो किसमें, द्रव में बदलेगा। मतलब बर्फ का पिघलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे बर्फ है उसको टेम्परेचर दिए, वो फिर क्या, द्रव में बदलेगा। अब जब इसी द्रव को क्या करेंगे, जब इसी द्रव को, ठीक है, इसको हम थोड़ा ठंडा करें या जिसको हम इंग्लिश में करें फ्रीज बोलें, इसी को अगर हम थोड़ा द्रव को थोड़ा फ्रीज करें, तो ये फिर किस में बदलेगा, बर्फ में बदलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसको हम, जो पदार्थ था पहले, उसको हम पुनः प्राप्त कर लिए। जैसे बर्फ था, बर्फ बर्फ को थोड़ा गर्म किए, थोड़ा टेम्परेचर उसमें लाए, तो वो द्रव में बदला। ठीक है, थोड़ा मतलब द्रव अवस्था में आ गया। जब उसी, मतलब बर्फ क्या होता है, एक ठोस पदार्थ है। जब उसी द्रव को क्या किया, ठंडा किए, मतलब फ्रीज किए, तो वो फिर किस में, बर्फ में बदल गया, फिर ठोस अवस्था में आ गया। मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ को पूर्ण प्रारंभिक अवस्था को फिर से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया, मतलब ऐसे परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं, भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। ये बात आपको इतना समझ में आ गया, भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। अब देखो, ये उदाहरण दिया था मैंने। अब अगर रासायनिक समीकरण इसका बात करें, रासायनिक परिवर्तन का, तो इसका हम उदाहरण ले लेते हैं, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। जैसे आप लोगों ने दूध से दही को बनते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ये दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पदार्थ की जो प्रारंभिक अवस्था है, जैसे दूध है, ठीक है, जब वो अगर केमिकल चेंज उसमें हो गया, उसमें कोई परिवर्तन हो गया, तो उसका हम पुनः दूध को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना है, अगर दूध से एक बार दही बन गया, ठीक है, तो उस दही को हम क्या कर सकते हैं, उसको दही को हम दूध फिर से नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें किसी भी हम पदार्थ को परिवर्तन होने के बाद फिर उस पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, ठीक है, बर्फ बर्फ है, वो एक ठोस अवस्था में है, उसको अगर हम थोड़ा गर्म करें, उसको टेम्परेचर में लाए, तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, यानी उसकी अवस्था में चेंज आएगा। लेकिन जब उसी को अगर हम ठंडा करें, उसी को अगर फ्रीज करें, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर बर्फ में बदल जाएगा। मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। और अगर रासायनिक परिवर्तन का बात करें, तो हम पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दूध से अगर एक बार दही बन गया, तो दही को हम फिर से दूध नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को क्या नाम देते हैं, रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। आपको ये बात इतना समझ में आ गया। इसके अलावा अगर भौतिक परिवर्तन का दूसरा पॉइंट अगर समझना होगा, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे बर्फ से पानी, बर्फ का अगर पिघलना, वही उदाहरण ले लेते हैं एक बार। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी को, और एक स्लाइड ले लेते हैं। क्या होता है भौतिक परिवर्तन का अगर बात करें, इसका भौतिक परिवर्तन का ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी भौतिक परिवर्तन में किसी भी किसी नए पदार्थ का निर्माण का निर्माण नहीं होता। आपको समझे, भौतिक परिवर्तन में क्या, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे इसका और एक उदाहरण लेते हैं, भौतिक परिवर्तन में मोम का पिघलना, का मोम का पिघलना, ठीक है। मोम का पिघलना एक क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो, मोम जो है हमारा, मोम आप लोग देखा हो ना, मोमबत्ती में जो मोम होता है, मोमबत्ती फिर अलग होता है, ठीक है। मोमबत्ती देखो, मोमबत्ती और मोम में क्या होता है, हम बता देते हैं। जैसे ये हमारा सिर्फ मोम हुआ, ठीक है। अब मोमबत्ती फिर देखना हो, ये इस तरह का होता है, ठीक है।
मोमबत्ती, इसमें जो फीता होता है वो मोमबत्ती इसको बोलते हैं। मोम जो होता है ये, तो मोमबत्ती हमारा एक मोमबत्ती का पिघलना अगर हुआ तो ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, ठीक है। और मोम का पिघलना अगर बोले तो वो किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? मोम का पिघलना अगर हम देखें, कहाँ छूट गया क्या? मोम का पिघलना, अब देखो मोम अगर पिघला, ठीक है, तो उसमें क्या, मोम पिघल के वो उसका अवस्था उस मतलब उसका आकार चेंज हो सकता है, ठीक है। मोम को जब पिघलेगा तो मोम का आकार मतलब उसका आकार चेंज होगा, लेकिन मोम से तो वो फिर मोम ही रहेगा ना, वो नया पदार्थ एक नहीं बनेगा। लेकिन जब अगर हम बात करें किसका, रासायनिक परिवर्तन का, किसका बात करें हम, रासायनिक रासायनिक का परिवर्तन का, परिवर्तन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। तो अगर बात करें हम किसका, तो भाई अगर हम बात करें किसका, रासायनिक परिवर्तन का, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, परिवर्तन में नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। देखो भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघल के द्रव अवस्था में आएगा, लेकिन वो भी क्या है, वो मतलब नया पदार्थ नहीं बना। फिर द्रव अवस्था को हम क्या, जो जो द्रव बर्फ पिघल के द्रव में बदला, वो द्रव को हम फिर ठोस में बदल के उसमें बर्फ में बदल सकते हैं, लेकिन वो एक नया पदार्थ नहीं है। बर्फ ही में रहेगा। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन का बात करें, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कैसे नया पदार्थ बनता है, उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण हम ले लेते हैं फिर से, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, क्या, दूध से दही का बनना। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध हमारा एक अलग पदार्थ है, दही एक क्या हुआ, अगर अलग पदार्थ। दूध स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। दूध कैसा होता है, मीठा। और दही का बात करें तो दही क्या होता है, खट्टा होता है। तो नया पदार्थ बना ना, दूध से दही बना, एक क्या बना, नया पदार्थ बना। तो वो इसलिए बोला जाता है कि भौतिक परिवर्तन को हम किस तरीके से और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि ये रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन का और एक अगर हम बात करें, और एक पॉइंट इसमें देखें, तो भौतिक परिवर्तन ये जो क्या होता है, ये हमारा अस्थाई होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थाई। अस्थाई मतलब समझ रहे हैं, ये फिक्स नहीं होता है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के द्रव में बदला, फिर मतलब उस द्रव को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो फिर किस में, बर्फ में बदलेगा। तो मतलब वो अस्थाई नहीं है। लेकिन जब बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो वो दूध से एक बार दही बन गया, तो फिर दही को हम दूध नहीं बना सकते। तो ये समझ में आ रहा है कि, और ये रासायनिक परिवर्तन जो होता है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर कट समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये बात उसमें डिफरेंशिएट करना आ गया। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा और थोड़ा डिटेल से समझना हो, मैं शायद लिख के लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं कि परिवर्तन कितने तरह का, हमारा परिवर्तन दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, और एक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, दूसरा हो गया बल्ब का जलना। ठीक है, बल्ब को जलाइए फिर बूंद किए, लेकिन वो मतलब उसको दोबारा क्या होता है, बल्ब बूंदेगा एक बार तो उसको दोबारा जला सकते हैं। तो ये किसके अंदर आया, भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन को, इसको सिंपल सा याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो उसको पुण्य से प्राप्त किया जा सकता है, तो वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। जैसे मोम का पिघलना हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के को हम पूर्ण प्रारंभिक अवस्था में, उसका जो पहले जो पदार्थ था अगर परिवर्तन हो गया, तो दोबारा उस पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से अगर एक बार दही बन गया तो उस दही को हम दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या नाम देते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गया। ठीक है,
माइक का आवाज तो ठीक है ना? हाँ चलिए। जैसे दूध से दही का बनना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, ये सभी किनके उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसी तरीके से मोमबत्ती का जलना। ठीक है, ये मोम क्या होता है, मोमबत्ती क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना बताए तो किसका ये अभी की मतलब किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती का जलना हो तो ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया? अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो किताबी भाषा में तो यहाँ भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हाँ, इस तरह से ले लेते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे उसके अवस्था, क्या उसका आकार में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुण यानी रंग संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने भी आपको वही बताया कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है वैसा परिवर्तन जिसमें उसके मतलब पदार्थ के भौतिक गुण, मतलब भौतिक गुण क्या होता है, मतलब उसका अवस्था। जैसे बर्फ है, वह ठोस अवस्था में है, तो उसका अवस्था मतलब वो ठोस से उसको जब हम टेम्परेचर देंगे तो वो द्रव में बदलेगा, मतलब उसका अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण मतलब उसका रंग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं? भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? मोम का पिघलना हो गया, बर्फ का पिघलना और बल्ब का जलना। इसके अलावा और भी, जैसे भात चावल का बनना, मतलब चावल से भात का बनना, ये भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया? चलिए, भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन को देख लीजिए। अगर आपको इसका डेफिनेशन पूरा किताबी तरीके से चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्या है कि वैसा परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, जैसे उसका स्वाद हो गया, उसका रंग, उसका संगठन, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन उसका जो भौतिक गुण होता है, क्या उसका भौतिक गुण मतलब उसका अवस्था, उसका आकार, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ऐसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऐसी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही बना मतलब दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है, इसका स्वाद में चेंज आया। लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लगता है तो उसका रंग, कलर चेंज होता है ना? होता है। लकड़ी या कागज का जलना, जब हम ये कागज को जलाएंगे, ये कागज है, ठीक है, जब इसको हम जलाएंगे तो इसका जो है क्या बोलते हैं, उसका आकार भी चेंज होगा, तो मतलब उसका रंग चेंज होगा। ये अभी सफेद है तो जल के राख होगा ना, काला होगा ना, ठीक है, तो ये क्या, इसमें कलर चेंज होगा। तो वही बोलता है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे स्वाद, रंग, संगठन में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुण मतलब उसका अवस्था, आकार में चेंजेस नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या नाम दे सकते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात आपको इतना तक समझ में आ गया? भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये बात आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये सभी 10th के, ये सब बोर्ड में पूछते नहीं है, ये सभी 9th के बेसिक्स हैं। मैंने आपको सिर्फ चैप्टर को आसान बनाने के लिए, चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैंने आपको बस ये बता दिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। आगे हम देखते हैं, हाँ, इनका डिफरेंशिएट देख लेते हैं। अगर पूछ लिए क्वेश्चन में, या फिर आपको बेसिक नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं कि परिवर्तन कितने तरह के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, और इन दोनों में डिफरेंशिएट अगर करना हो, इन दोनों में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर अगर देखना हो, हाँ यहाँ देख सकते हैं क्या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। देख लीजिए, मैंने जो बताया वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? हम्म, भौतिक परिवर्तन का अगर बात करें तो इसमें पदार्थ के प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ के जो उसका प्रारंभिक अवस्था है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो इसमें पदार्थ के प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे दूध से अगर एक बार दही बन गया तो हम उस दही को फिर से दूध नहीं बना सकते, मतलब किसी भी पदार्थ के पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया।
और रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो इसमें नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, बर्फ से पिघलता रहेगा, बर्फ से ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ये बदलता रहता है, मतलब ये अस्थायी होता है, फिक्स नहीं होता है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, फिक्स होता है। दूध से एक बार दही बन गया तो उस दही को हम दूध नहीं बना सकते हैं। ये बात इतना समझ में आ गया, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम शुरू करते हैं किसको, आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। ठीक है, इसको आगे हम अगला पॉइंट क्या देखने वाले हैं, रासायनिक ये देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अगर बात करें लोहे में जंग का लगना, तो ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, इन सभी ये सभी में इनमें क्या होता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये सभी किन्हीं के उदाहरण हो, रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण। लेकिन इसको अगर हमको आसानी से समझना है ना कि रासायनिक मतलब अभिक्रिया होता क्या है, इसको हम डेफिनेशन मतलब अच्छे से समझते हैं थोड़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो जैसे कार्बन आपने नाम सुना होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कार्बन, कार्बन क्या है, एक तत्व है। तो देखो कार्बन, जब कार्बन को हम जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम कार्बन को जलाते हैं, ठीक है। अब जब जैसे कार्बन को जलाएंगे तो मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का उपस्थित होना, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का उपस्थित होना क्या होता है, जरूरी होता है। ये आपको चैप्टर के लास्ट में दहन में पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि मतलब किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का क्या होना, मतलब उपस्थित होना बहुत ही क्या होता है, जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जब हम कार्बन, कार्बन एक क्या है, पदार्थ है, पदार्थ मतलब तत्व ही है, मतलब तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक है, किसको, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अगर संकेत में लिखना हो, ठीक है, जैसे कार्बन का क्या होता है संकेत C, ऑक्सीजन का अणु का क्या होता है O2, ये बन के मिलके क्या निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा। ठीक है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगर आपको क्या करना हो, डेफिनेशन लिखना हो, मतलब उसको परिभाषित करना हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ क्या होता है, कि जब कोई पदार्थ जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एक अन्य पदार्थ हो गया, एक अलग तत्व हो गया, ठीक है, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है, जब ये दोनों मतलब अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ये पदार्थ कार्बन, कार्बन हो गया, जब ये पदार्थ किसी और पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ क्या होता है, जब किसी और पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुआ क्या, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी और पदार्थ के साथ क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी अभिक्रिया को, उसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे अकेले का बात करें, जैसे अकेले कैसे कर सकता है, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये है ना, अकेले टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण करता है। तो इसको देखेंगे, कैल्शियम जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये अकेले क्या करता है, अकेले अभिक्रिया करके CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो रटने का आपको कोई जरूरत नहीं, आप इन उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है, या कोई पदार्थ है वो किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, इसी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। या कोई पदार्थ अकेले ही कोई पदार्थ मतलब कोई पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक भी कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक करे, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण, मतलब भिन्न गुण वाले, ठीक है, गुण जो है इन दोनों का क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, मतलब उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। तो इसका हम डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख देता हूं। डेफिनेशन, हम डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया क्या करके, अभिक्रिया करके एक या से अधिक, एक से अधिक भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ निर्माण करते, तो इसी प्रक्रिया को, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही रासायनिक, रासायनिक क्रिया का नाम दिया जाता है। रासायनिक क्रिया क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लिया। ये बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, मतलब अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही रासायनिक अभिक्रिया, मतलब उसे ही रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको इतना तक क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आता है, एक होता है अभिकारक और एक उत्पाद। अब ये क्या होता है? अभिकारक क्या होता है? उत्पाद क्या होता है? इनको भी हम आसानी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने उदाहरण लिया था, कार्बन जो है, कार्बन ये क्या करता है? जब इसको हम जलाते हैं, किसके? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तब ये क्या करता है? तब ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डाइऑक्साइड का। डाइऑक्साइड। क्या हुआ? जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं हम लोग, तब ये क्या करता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब देखो, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कहेंगे क्या? इन दोनों का एक नाम होता है। और इन दोनों के फलस्वरूप, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया हुआ, उन अभिक्रिया के फलस्वरूप एक जो नया पदार्थ बना, उसे हम क्या कहेंगे? इसको हम देखते हैं। देखो, कार्बन, इसको हम एक बार ठीक से लिख देते हैं, जैसे कार्बन का
सी होता है। तो कलर चेंज कर देते हैं। कार्बन का सूत्र क्या होता है? सी। ऑक्सीजन के अणु को O2 से लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। अब देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो CO2 का निर्माण किया। तो हम एक टर्म होता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, जब हम पढ़ेंगे तो एक टर्म आता है क्या, कारक का, कारक। ठीक है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में ना, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या, अभिकारक के अभिकारक होता क्या है, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कि अभिकारक होता क्या है। अब देखो, अभिकारक का अगर डेफिनेशन आपको बोलना हो तो बिल्कुल आसान नहीं होता कि जब कोई जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का नाम लेते हैं। जैसे ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ किसके कारण हुआ, कार्बन की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से। तो मतलब इस अभिक्रिया में भाग कौन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अभिकारक हम किसे कहेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, ठीक है, मार्च से शुरू होने वाला है शायद। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, तो हम इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में किन किन टीमों ने भाग लिया, इंडिया और पाकिस्तान ने भाग लिया, अपना पार्टिसिपेट किया। ठीक उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मतलब अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इस तरीके से इसको समझा। तो अभिकारक ही किसे कहा जाता है, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारा कार्बन और ऑक्सीजन ही हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक। इसी को हम क्या नाम देते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इसी दोनों को हम क्या नाम देते हैं, अभिकारक का नाम देते हैं। क्या, अभिकारक। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अभिकारक। मतलब इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मतलब यही दोनों कार्बन और ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिकारक हमारा क्या हो जाएगा, इसको डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण है, यही क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यही कारक, यही अभिकारक से, ठीक है, माइक की आवाज ठीक है ना। अभिकारक क्या होगा, कि जो पदार्थ, जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और क्या बना, एक नया पदार्थ, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अभिकारक हम किसे कहेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया, मतलब ऐसे ही पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अब अगर दूसरा टर्म देखते हैं हम, दूसरा एक क्या होता है, अभिकारक, और एक होता है उत्पाद। एक उत्पाद, तो हम यही कलर रखते हैं। क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद या इसको प्रतिफल बोलो, दोनों एक ही है, उत्पाद बोलो या प्रतिफल बोलो। अब प्रतिफल क्या होता है, सबसे पहले अभिकारक तो हमने देख लिया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद प्रतिफल क्या होगा, तो इसको हम पहले डेफिनेशन लिखने से पहले हम उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे आप लोगों का एनसीईआरटी में उदाहरण है कि जब मैग्नीशियम फीते को, तो जब मैग्नी, अरे यार क्या करते हैं,
जब मैग्नीशियम फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है, तब किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। का निर्माण होता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। एनसीईआरटी में उदाहरण है वो, मतलब उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया गया कि जब मैग्नीशियम फीते को ऑक्सीजन में जला, मतलब मैग्नीशियम फीते को जब जलाया जाता है, तब क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो देखो, इस अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम अभिक्रिया किसके बीच हो रहा है, पहले वो देखो। अभिकारक हमको पहचानना हो तो अभिक्रिया सबसे पहले किन दोनों के बीच हो रहा है, वो अगर ध्यान दें तो अभिक्रिया किनके बीच हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। तो मतलब मैग्नीशियम फीते को जलाया जा रहा है, और जलाने के लिए क्या हमको क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो अभिक्रिया किन दोनों के बीच हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक आपको समझ में आ गया क्या? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे नया पदार्थ हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अभिकारक का अगर पूछे तो जब कोई पदार्थ मतलब क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब हम तो अभिकारक पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमको क्या देखना है कि उत्पाद क्या होता है? क्या उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, या प्रतिफल का नाम। प्रतिफल होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जो अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुआ, इससे मतलब अभिक्रिया के बीच, मतलब अभिक्रिया होने के बाद जो एक नया पदार्थ बना, कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं उत्पाद। इसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिफल जिसे कहे, क्या? प्रतिफल। ठीक है, बात को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? उत्पाद का नाम देते हैं। ठीक है, आपको और भी मैं उदाहरण लेके और भी अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ देखो, जैसे क्या लें? हाइड्रोजन ले लेते हैं जैसे। H2 का और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है। 2HCl का निर्माण करता है कौन? हाइड्रोजन। H2 मतलब इसको मैंने संक्षिप्त में लिखा है, उसका जो प्रतीक का लिखा है हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है और क्या है? क्लोरीन है। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हुई किनके बीच? हाइड्रोजन और के बीच, क्लोरीन के बीच। इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया किन दोनों के बीच हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो जिन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन पार्टिसिपेट किया? भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अभिकारक कहेंगे। और और जो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना, उसी को उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। मतलब इस अभिक्रिया में, इस पूरे अभिक्रिया में कौन? हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगा? अभिकारक होगा। मतलब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उत्पाद का नाम देते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे तो लिख के बता दिया। हाँ, यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके
एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, अभिकारक को देखा कि अभिकारक क्या होता है, कि जब दो पदार्थ के बीच मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के फलस्वरूप नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके बाद उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको उत्पाद का नाम देते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कंसेप्ट सब समझ में आ गया? ठीक है, माइक की आवाज ठीक है, इतना तक रखें वीडियो को, ठीक है। आगे फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे, है? बात यहाँ पे समझ में आ गया, तो अगले वीडियो में हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और उसके बाद रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण के प्रकार को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण के प्रकार के बाद हम रासायनिक समीकरण को क्या संतुलित करना भी सीखेंगे, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करना भी सीखेंगे, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्या कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा भी जब हम समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आता है, तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान संरक्षण का, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट क्लियर, मतलब जो जो भी अभी मैंने पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही इंजॉय किए होंगे और बहुत ही अच्छे से देखे होंगे, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा, जो जो पॉइंट नहीं आया उसको और थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं उसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। जो जो भी यहाँ तक देखे उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।